Hello and very good morning to one and all. I am Dr. Rakesh Prasthi, Assistant Professor of English from Swami Vivekanand Government Postgraduate College, हरदा, मध्य प्रदेश। डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज बनाया और साथ ही साथ जितने भी पार्टिकुलर यूनिट्स हैं, लेसन्स हैं, उनके बारे में जो वीडियो बनाया था, वहाँ से 101% क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यह जो पेपर है अभी बीए सेकेंड ईयर का जो मेन एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ हुई है इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स का। तो जो भी मैंने क्वेश्चन बताया था एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यदि दूसरी यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है सेम रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे लेकिन जो पैटर्न रहता है सेम रहता है। आपको आइडियाज़ हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे बहुत सी स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया कि सर आपकी जो भी हमने कंप्लीट रिवीजन सीरीज देखा, वीडियो देखा, वहाँ से हमको और कहीं से कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और डायरेक्ट आपकी वीडियो से पढ़ करके हमने पूरे क्वेश्चंस का आंसर हमने सॉल्व करके आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के लिए मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं एकदम से बेनिफिशियल हो रहे हैं, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पेपर का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ तो ये आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपकी फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, ताकि आगे के पेपर में आप लोगों को आसानी से इसमें समझ में आए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं यदि आपकी एग्जाम होने बाकी है तो। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इसको देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे बोला था कि यूनिट फर्स्ट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और मैंने ये आपको बार बार मैंने यही किया बोला था आप लोगों की आप लेसन का नाम याद रखिए, उनके राइटर का नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बीए सेकेंड ईयर का रेगुलर प्राइवेट वालों का सेम पेपर होता है। मेन एग्जामिनेशन 2022 अभी रिसेंटली अब एग्जाम चल ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो इसलिए मैंने ये वीडियो एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ। फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। मैंने बताया था कि हर लेसन के राइटर नाम याद रखिए, उनके और लेसन का नाम याद रखिए। पहला क्वेश्चन कैसे डायरेक्ट पूछा गया है, जैसे मैंने बताया था द पोएम ट्री, सॉरी ये ट्री छप गया है, ये ट्री है एक्चुअली, मिसप्रिंट हो गया है। ओके, तो इसको आप ट्री पढ़िएगा। द पोएम ट्री हैज बीन रिटन बाई, ट्री पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? टीना मोरिस के द्वारा। टीना मोरिस का जो ट्री का पोएम को मैं बढ़िया से इसमें पूरा वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। मैं अपने इस वीडियो के अंत में पूरे जितने भी आपके सेकेंड ईयर के जितने भी मतलब मैंने वीडियो क्रिएट किया है उनकी लिंक्स मैं डाल दूंगा, तो आप लोग आसानी से उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय रहेगा। तो अभी फिलहाल ये इसको देखिएगा ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी परफेक्ट हो जाए। तो ट्री का राइटर कौन है? टीना मोरिस, जिसको बहुत ही विद्यार्थियों ने अच्छे से उसको वॉच किए हैं और उसकी व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन। और आप लोगों का जो ये सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के हित के लिए सारी चीज़ बना रहा हूँ। आइए देखते हैं। द पोएम ट्री हैज़ बीन रिटन बाई, योर आंसर विल बी टीना मोरिस। ओके, एक नंबर यहाँ से मिल गया आपका। दूसरा जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाई नेसी मैजिकल लेसन का है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा नेक्स्ट लेसन का? हु ड्रॉव द स्कॉर्पियन इनसाइड द हाउस, क्योंकि उस दिन बहुत ही स्टीडी रेन हुई थी, भारी बारिश हुई थी, जिसके चलते वह बिच्छू जो है छिप गया था। ओके, 2 नंबर यहाँ से हो गया आपका। तीसरा उसी लेसन से है, हु वाज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन जो है बिच्छू है किसको काटा था? तो निसी मैजिकल की माँ को, जो नारेटर होते हैं, कवि होते हैं ना, उनकी माँ को काटा था बिच्छू ने। तो पोएट्स मदर होगा, 3 नंबर यहाँ से मिल गया आपको। चौथा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ए लेटर टू गॉड से, द स्टोरी ए लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? GL स्वांटे के द्वारा लिखा गया है। ये 4 नंबर यहीं से मुझे मिल गए और आगे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, फिर भी आपको आंसर मैं पूरा बता देता हूँ। हु इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी? ईदगाह, मैंने बार बार बोला था कि स्टोरी के अंदर से यदि पूछा जाएगा, यदि राइटर, यदि स्टोरी और उसके राइटर का नाम नहीं पूछा गया तो अंदर से पूछा जाता है। जैसे ईदगाह, ईदगाह किसने लिखा? आपकी प्रेमचंद ने लिखा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन खुशवंत सिंह ने किया था, लेकिन वो नहीं पूछा, डायरेक्ट यहाँ पूछा कि उस स्टोरी ईदगाह की हीरो कौन है, किसके बारे में स्टोरी? हामिद के बारे में है। दादी माँ का चिमटा आप लोग पढ़े ही होंगे। ये मेरे को 5 क्वेश्चन बन गए। छठवां क्वेश्चन है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, मैं पूरी वीडियो में डाल के रखा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, डॉक्टर राकेश परस्ते करके डालिएगा, यूट्यूब में आपको पूरे मिल जाएंगे। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स किसके बारे में स्टोरी? इवान डिमेट्रिच
ऑक्सीनो के बारे में है। करेक्ट आंसर 6 मेरे हो गए, लेकिन आपको 4 करने हैं जो आपको बेस्ट बनते हो। भले आपको 6 के 6 बनेंगे, लेकिन 6 नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 ही करने हैं आउट ऑफ 6 में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 रहेंगे वो जांचे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी यूनिट फर्स्ट से ही बताया था मैंने कि 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, 2-2 नंबर के, सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 6 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया। व्हाट डज द पोएट मीन बाय दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम ट्री। ट्री नामक कविता में जो फर्स्ट लाइन में दे शब्द लिखा गया है उसका कवि का क्या तात्पर्य है। तो दे वो पुराने लोगों के लिए कहा गया है कि वो लोग हमें यह नहीं बताते हैं कि पेड़ों के काटने से क्या नुकसान होते हैं, तो दे रिफर्स टू द पीपल। ओके, ये कर देंगे आप आंसर, बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मदर्स रिएक्शन टू द स्कॉर्पियन बाइट्स। बिच्छू के काटने के बाद जब माँ को थोड़ा सा होश आता है, कॉन्शियस आती है, तो क्या रिएक्शन देती हैं। वो कहती है कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन जो है मुझे स्टंग किया और मेरे बच्चों को बचाया, बस यही इसका आंसर है। ओके, व्हाट डिड हामिद परचेस इन द फेयर। बहुत ही आसान कि हामिद फेयर में क्या खरीदा था, पेयर ऑफ टंग्स खरीदा था, एक चिमटा खरीदा था, बस इतने मेरे को आंसर पूरे बन गए यहाँ से। उसी लेसन से पूछा गया हाउ मच अमाउंट हामिद कैरीड विथ हिम, कितने पैसे रखा था, 3 पैसे से रखा था। ओके, तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। हु सेंट द मनी टू लेंचो, लेंचो को मनी किसने भेजा था, एक्चुअली वो पोस्ट मास्टर ने भेजा था ना, ईश्वर के लिए पत्र लिखा था तो पूरा फसल नष्ट हो गया था। मेरी पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, आप लोगों को कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आप मेरे यूट्यूब के चैनल में वीडियो को देखिएगा, ठीक है, वहाँ से पढ़िए, आपको पूरे के पूरे नंबर 100 में 100 नंबर यहीं से मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 3 करना है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 करेंगे वही आपको आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे मैंने बताया था डू एज डायरेक्टेड में क्वेश्चन आएगा, 10 रहेंगे जिसमें 8 करने हैं। आइए देखते हैं पहला आपका क्या डायरेक्शन दिया जा रहा है। द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। ट्रेन कैसे चल रही है, ऑन टाइम पे है, ठीक है, कोई डिले नहीं है, तो आपको यहाँ क्या आंसर लिखना है, ऑन। रीराइट भी कर सकते हैं आप, द ट्रेन इज रनिंग ऑन करके नीचे अंडरलाइन कर देंगे और टाइम और फुल स्टॉप कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, ही एग्रीड विथ मी, वह मुझसे सहमत हो गया, हुआ, है ना। और सिटिंग ऑन द फ्लोर इज कंफर्टेबल, यहाँ फिर ऑन आएगा। और ये ही ब्रैकेट में है लिव इन दिस टाउन सिंस 1990s, जब समय दिया रहता है तो उसके लिए सिंस फार का प्रयोग होता है। यहाँ आपको कहा है कि चेंज द वर्ब इन द ब्रैकेट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, स्वाभाविक सी बात है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताना है इसको कि वह जो है 1990 से इस टाउन में रह रहा है। तो क्या हो जाएगी ये, ही हैज बीन, क्योंकि हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड किया जाता है। तो क्या होगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1990s। करेक्ट आंसर 4 नंबर मुझे मिल गए यहाँ से। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, वहीं से आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। इट रेन्स टुडे, इट रेन टुडे क्या हो जाएगी, इट रेन्स हो जाएगा, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ जब फर्स्ट फॉर्म जब आपका सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर नंबर किसी का नाम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस लगता है, तो इट रेन्स हो जाएगा, इट रेन नहीं, इट रेन्स टुडे एस लग जाएगा वर्ब में, बस आपका आंसर करेक्ट हो गया। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह मॉर्निंग में जल्दी उठता है, फिर वही वर्ब को चेंज करना है तो ही, फिर वही सब्जेक्ट है ही सी इट तो गेट के साथ एस लग जाएगा, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बस। इसके बाद यहाँ सूटेबल आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बना के डाला है, यूज ऑफ आर्टिकल, उसको देखिए मेरे वीडियोस में, आपको पूरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कई बच्चे जो है अननेसेसरी स्टूडेंट्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश स्पोकन की कोचिंग करने जाते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, बिलीव ऑन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास कीजिए, ओके, तो आपको आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। यहाँ जैसे गीता, गीता क्या है, एक रिलीजियस बुक है, तो कोई भी रिलीजियस बुक्स के नाम के सामने द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी होगा कि भाई गीता किसी का नाम भी होता है गीता, ओके, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके। जैसे हम कहेंगे जैसे हमारे अभी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे नरेंद्र मोदी, तो उसको नहीं बोलेंगे द नरेंद्र मोदी, नहीं, उसको बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके पद के नाम के सामने, डिजिग्नेशन के नाम के सामने आर्टिकल लगता है, ना कि उसके नाम के सामने, ओके। इसी तरह यहाँ गीता जो है एक रिलीजियस बुक है, आके दिए दिखा है कि सैक्रेड बुक, एक पवित्र पुस्तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द गीता इज ए सैक्रेड बुक, ओके। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फिर आर्टिकल से, डेस 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 बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर, क्योंकि वो यहाँ डिनोट करके बताया कि वह लड़का जो मैदान में खेल रहा था वो मेरा भाई है। ऑलरेडी ये एक मतलब एक नॉन फैक्ट है ना, इसलिए ए बॉय नहीं हो गया, द बॉय हो गए, क्योंकि उसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो वहाँ मैदान में खेल रहा था।
क्या होगा, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड इज माई ब्रदर। ओके, फिर नेक्स्ट है ही स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ अम्ब्रेला लिखा रहेगा तो एन आ जाएगा, क्योंकि उसका उच्चारण अम्ब्रेला होता है, इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी नहीं होता, इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी होता है। जैसे मैंने बताया था ना, वर्ड्स बिगिन वॉवेल आर कॉन्सोनेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, इफ द वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन कम्स फ्रॉम का टू ज्ञान, तो ए लिखना है, आ से आहा आएगा तो एन लिखना है, दैट्स इट। ओके, आई बॉट डस्ट डस्ट एनी मिल्क तो बोलेंगे नहीं, मैंने कुछ मिल्क खरीदा तो सब मिल्क ही आएगा। ओके, अनकाउंटेबल नाउन है ये। ही वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बात कर रहा था। ओके, ये कि हैव यू गॉट, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो सब नहीं लगता है, एनी लगता है, तो हैव यू गॉट एनी फ्रेंड, क्या आपने कोई मित्र आप बना पाए, मिले। इस तरह से आपके 10 नहीं 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से आपको सिर्फ 8 करने हैं, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन हैं, 5 से 7 8, सिर्फ 8 करने, मैंने पूरे 12 बता दिए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट शार्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए 3 में से आपको किसी एक के बारे में 60 ऐसे लिखना है, 250-500 शब्द में रहेगा मैक्सिमम। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के बारे में लिख सकते हैं, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में लिख सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी एक के बारे में लिख सकते हैं। यदि ये नहीं बनेगा तो लेटर राइटिंग आएगा, मैं बताया था कि राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर कॉलेज लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ के बारे में अपने पापा को लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जो आपको बने वही आपको करना है, मैंने बताया था। लेटर राइटिंग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें जाएं आप। यदि ये नहीं बनते हैं तो, यदि ये बनते हैं तो अच्छी 6 नंबर की बात है, लेकिन इतने इजीली मत लेना है, क्योंकि लेटर राइटिंग और सीवी राइटिंग ऐसे होते हैं कि फॉर्मेट बने होते हैं, तो आप आसानी से उनमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस बार ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है 1 लाइनर दिया गया है, जबकि ऐसे नहीं आते हैं। हो सकता है अभी कोविड-19 के बाद फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के 1 लाइनर जो आपकी 11th और 10th 12th में जब आप स्कूल लेवल में रहे होंगे तब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे है, जबकि ऐसे नहीं दिया जाता है, लेकिन इस बार दे दिया गया है। लेकिन आपको वही तैयार करना है जो आपको ट्रेडिशनल जो पूछे जाते हैं, कि उसमें एक पैसेज पूरा हिंदी का रहेगा, उसको इंग्लिश में लिखना है, यदि इंग्लिश में रहेगा तो हिंदी में लिखना है। लेकिन हमें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। 6 करने हैं, 6 नंबर के हैं। ज्ञान ही सर्वोपरि है, नॉलेज इज पैरामाउंट, यहाँ मैं लिख दिया हूँ आपके लिए। अपने आप पर भरोसा रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। यदि अपने आप पे खुद पे आप भरोसा नहीं रखोगे, विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप से लड़ाई खुद से है, आपको विश्वास भी अपने आप करोगे, कि जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि राकेश तू कर सकता है, तुम में ये करने की ताकत है ना। तो इस प्रकार आप भी अपने आप पे बिलीव रखो, डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट, यू विल अचीव योर गोल इन योर फ्यूचर, ठीक है। लेकिन विश्वास आपको अपने आप पे रखना होगा, लड़ाई खुद अपने आप से करना होगा। यदि आज आप कल से बेहतर हो तो आप सही रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आज भी वही हो जैसे कल थे तो आप सही रास्ते पे नहीं हो। इसलिए आप में बदलाव आने चाहिए, विश्वास अपने आप पे रखना चाहिए, हर चीज़ आसानी से मिल सकता है, ठीक है। थर्ड है आपका, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखकर आगे बढ़ो। इसको कह सकते हैं आप गो अहेड विथ फोकस्ड ऑन योर गोल। ओके, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ओके, युवा देश का भविष्य है, द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अच्छा व्यवहार रखो, कीप गुड बिहेवियर। 6 नंबर मुझे यहीं से मिल गए। यदि इनकेस ये हमको नहीं बनते हैं तो आपको ये बहुत ही सिंपल पूछ दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय सीवी, कैरिकुलम वेटी से आपका क्या मतलब है। तो कैरिकुलम वेटी का आप बढ़िया लिखेंगे, कैरिकुलम वेटी, तो फुल फॉर्म ऑफ कैरिकुलम वेटी इज सीवी इज कैरिकुलम वेटी, है ना। कैरिकुलम वेटी कहीं भी जब हम जॉब के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स व्हेन वी अप्लाई फॉर एनी पार्टिकुलर पोस्ट आर देयर, सो एट दैट टाइम वी नीड टू राइट एन इफेक्टिव कैरिकुलम वेटी। ओके, इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं, जिसमें वी हैव टू मेंशन अबाउट आवर पर्सनल डिटेल्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, as well as we have to also discuss about our educational qualification, 10th यहाँ से 12th, यहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी है, जैसे मैंने बताया था वही चीज़ को यहाँ लिखना है। आप अपनी उसमें एडिशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन कर सकते हैं। यू कैन मेंशन आल्सो योर एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटेड एरिया। इस तरह से आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। एक्स्ट्रा आपके पास और यदि कंप्यूटर नॉलेज है तो उसको बता सकते हैं। लास्ट में डिक्लेरेशन देंगे और साइन करेंगे। तो ये इसका है। तो पूरी तरह से आप कैरिकुलम वेटी जो मैंने बताया था उसी के अनुसार लिख सकते हैं। उसमें कवरिंग लेटर भी लिखा जा सकता है। ऐसे आप बता सकते हैं कि व्हेन वी राइट कैरिकुलम वेटी सो
वी शुड राइट कवरिंग लेटर दैट इज एप्लीकेशन फॉर जॉब ऑफ दैट पार्टिकुलर पोस्ट, ये उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। पूरे आंसर आप जो भी आपने करिकुलम बेटी के लिए मैंने जो आपको बताया था उसी को आप वहाँ लिख देंगे, पूरे 6 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। यदि ये नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन आप कर लीजिए, ये मिल जाएगा। बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड ईयर के ऑलरेडी मैं अभी इस वीडियो डाल के रखा हूँ, उसकी भी आप तैयारी करते रहिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यदि आपको अच्छे से कैरियर बनाना है तो आप ग्रामर कोर्स में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज। इफ यू हैव द गुड कमांड ओवर ऑफ ग्रामर कोर्स तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, आसानी से बोल सकते हैं। आपकी जो 4 बेसिक स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, पूरे 4 स्किल्स जो है आपके अच्छे उनमें कमांड हो जाएंगे। इंग्लिश में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और ये भी आपको बताऊं, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है आपको जल्दी जॉब मिलता है। ओके, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा दूसरा सेकेंड गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। किसकी बदौलत? इंग्लिश की बदौलत। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी कीजिए, बिलीव, अपने आप पे विश्वास रखिएगा, ठीक है। डेफिनेटली एक दिन आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। गुड लक एंड बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट, गुड लक।